Hello students, today we will discuss valuation of stock। आज हम रहतिया का मूल्यांकन डिस्कस करेंगे। देखिए, व्यापारिक रहतिया संस्था की एक करंट असेट्स होती है जिसके वैल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। मीन्स अगर स्टॉक का वैल्यूशन हमने ठीक से नहीं किया तो उस वर्ष का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भ्रमपूर्ण स्थिति दिखाएगा। इसलिए इसका वैल्यूशन बड़ी अलर्टनेस के साथ किया जाना चाहिए। अकाउंटिंग का एक रूल है कि स्टॉक का वैल्यूशन लागत मूल्य और बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो उस पर किया जाना चाहिए। इस आधार पर स्टॉक का वैल्यूशन दो मेथड से किया जाता है। एक होता है इकाई मेथड और दूसरा होता है सामूहिक मेथड। इकाई मेथड में क्या होता है, इस मेथड से स्टॉक का वैल्यूशन करने के लिए हर वस्तु का कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू अलग अलग ज्ञात करते हैं। दोनों मूल्यों में जो मूल्य कम होता है उसे ले लिया जाता है और इस प्रकार चुने हुए मूल्य का योग ही क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य होता है, जिसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इसको टेबल में देख रहे हैं हम इकाई विधि में। तो यहाँ हमने स्टॉक की डिटेल ली है, कॉस्ट प्राइस ली है, मार्केट प्राइस और विच इज़ लेस जो कम है वो ले लिया गया है। जैसे हम अगर वस्तु ए देखें तो वस्तु ए की कॉस्ट प्राइस 400, मार्केट वैल्यू 500। अब हम देखें यहाँ पे मार्केट वैल्यू से कॉस्ट प्राइस कम है तो यहाँ पे हम 400 ले लेंगे। वस्तु बी की बात करें तो कॉस्ट प्राइस इसमें 700, मार्केट प्राइस 550। तो यहाँ मार्केट प्राइस कम है तो हम यहाँ मार्केट प्राइस ले लेंगे 550। वस्तु सी जिसकी कॉस्ट प्राइस 1200, मार्केट प्राइस 1000। तो यहाँ कंपैरिजन में देख रहे हैं मार्केट प्राइस कम है 1000, तो यहाँ 1000 ले लेंगे। चौथी वस्तु डी जिसकी कॉस्ट प्राइस 900, मार्केट वैल्यू इसमें है 1100। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कम है तो यहाँ हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ले लेंगे 900। अब यहाँ हम वैल्यू करेंगे, टोटल स्टॉक की वैल्यू देखें तो ये आ जाएगी 2850। सामूहिक जो विधि होती है इस मेथड में क्या होता है, स्टॉक की हर वस्तु के पहले तो कॉस्ट प्राइस को और फिर मार्केट प्राइस को ऐड कर लिया जाता है। उसके बाद इन दोनों प्रकार के कम मूल्यों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। दोनों में से जो कम हो वही स्टॉक का वैल्यू माना जाता है। इन दोनों विधियों को में हम देख रहे हैं। तो यहाँ हमने आइटम्स लिए हैं, मार्केट वैल्यू ली है, कॉस्ट प्राइस लिया है, फिर इसमें कंपैरिजन किया है विच इज़ लोअर, कौन सा इसमें कम है। वस्तु ए देखें तो इसमें मार्केट वैल्यू 10, कॉस्ट प्राइस 9। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें 9 कॉस्ट प्राइस कम है तो हमने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ली है। वस्तु बी जिसकी मार्केट वैल्यू 12, जिसकी कॉस्ट प्राइस 13। तो यहाँ मार्केट वैल्यू कम है तो इसलिए हमने यहाँ पे 12 लिया है। वस्तु सी जिसकी मार्केट वैल्यू 9, कॉस्ट प्राइस 7। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कम है इसलिए हमने यहाँ पे 7 लिया है। वस्तु डी की बात करें तो इसमें मार्केट प्राइस 8, कॉस्ट प्राइस 9।
तो यहाँ हम देख रहे हैं मार्केट प्राइस कम है, इसलिए हमने यहाँ पे 8 लिया है। अब यहाँ स्टॉक की टोटल वैल्यू देख रहे हैं तो 36 रुपये है। देखिए इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसमें ये नियम फॉलो नहीं हो सकते। जनरली रहतिये का जो मूल्यांकन है वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू जो दोनों में कम हो उस पर किया जाता है, लेकिन इस सामान्य नियम के कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कच्चा माल के संबंध में, अर्धनिर्मित माल के संबंध में, निर्मित और तैयार माल के संबंध में, चालान पर भेजा गया माल, बिक्री या वापसी के आधार पर भेजा गया माल, विशेष वस्तुएं, बागवानी का रहतिया। कच्चा माल क्या होता है? ऐसा माल जो प्रोडक्शन के लिए हमने खरीदा है उसे हम कच्चा माल कहते हैं। मतलब जो ऐसा माल जिसको हमने प्रोडक्शन के लिए खरीदा लेकिन उसको बिक्री के लिए नहीं खरीदा है तो वो कच्चा माल होता है। और जो कच्चा माल होता है रॉ मटेरियल, इसका वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पर ही किया जाता है। अर्धनिर्मित माल ऐसा माल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, एक निर्माण प्रक्रिया में है, उसे हम अर्धनिर्मित माल कहते हैं। ऐसे माल का मूल्यांकन कॉस्ट प्राइस पर ही करना चाहिए। यहाँ कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू से। फिनिश्ड गुड मतलब तैयार माल, तो ऐसा माल जो बिक्री के लिए तैयार है उसे हम निर्मित माल कहते हैं। मतलब कच्चे माल से हमने पहले अर्धनिर्मित किया फिर उसको तैयार किया तो वो हमारा निर्मित माल होता है। सैद्धांतिक रूप से इस प्रकार के माल का मूल्यांकन कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू जो दोनों में कम हो उस पर किया जाना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसे निर्मित माल का मूल्यांकन भी कॉस्ट प्राइस में लागत वैल्यू पर ही किया जाता है। अनुबंधित माल की बात करें तो अगर माल को आगामी सौदों के अधीन माना गया है लेकिन उसकी सुपुर्दगी अभी देना शेष है तो ऐसी वस्तु के रहतिया का मूल्यांकन जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उस पर ही करना चाहिए। चालान पर भेजा गया माल, जो माल में जो माल का स्टॉक एजेंट के पास शेष रह जाता है उसका मूल्यांकन लागत मूल्य एवं अनुपातिक व्यय के आधार पर करना चाहिए। यदि मूल्य बाजार मूल्य से अधिक है, अगर ये मूल्य बाजार मूल्य से अधिक है तो मूल्यांकन बाजार मूल्य पर ही करना चाहिए। ऐसा माल जो बिक्री या वापसी के आधार पर भेजा जाता है और जिसकी स्वीकृति चिट्ठे की डेट तक नहीं मिली है तो वह बिक्री नहीं मानी जाएगी और वह ना तो संस्था का बिका हुआ माल है, ना ही संस्था का बिका हुआ माल तो है नहीं जो ग्राहक के पास है। इसलिए इसका वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पर ही किया जाना चाहिए। कुछ स्पेशल टाइप की वस्तुएं होती हैं जिसमें एक होती हैं नाशवान और दूसरी होती हैं जिनकी जो वस्तु है जो जितनी पुरानी हो जाती है उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो हम नाशवान वस्तुओं की बात करते हैं जिसमें जैसे दूध है, अंडा है, मछली, पान, हरी सब्जियां, तो ये सब नाशवान प्रकृति की होती हैं, इसलिए इनका वैल्यूएशन प्रचलित दर पर ही किया जाना चाहिए। और ऐसी वस्तुएं जिनका पुरानी होने पर मूल्य बढ़ता है जैसे कि चावल हुए, शराब हुए, तो ऐसी वस्तुओं का मूल्यांकन लागत मूल्य से कुछ अधिक मूल्य पर किया जाना चाहिए। बागवानी उत्पत्तियों में जैसे रबड़, चाय, कहवा, इनको हम शामिल करते हैं। इनके अंतिम रहतिया का मूल्यांकन ना तो लागत मूल्य पर किया जाता है और ना ही बाजार मूल्य पर, बल्कि इनके मूल्यांकन का जो आधार है बिक्री मूल्य है जिस पर अभी तक माल की बिक्री हुई है। रहतिया के मूल्यांकन के संबंध में अंकेक्षक के क्या क्या कर्तव्य रहेंगे? वैसे तो अंकेक्षक संपत्तियों का मूल्यांकन करता नहीं है, फिर भी उसे स्कंद के मूल्यांकन का कार्य पूरी बुद्धिमानी, चतुराई, कारक कुशलता का प्रयोग करते हुए करना चाहिए।
यदि ऑडिटर मूल्यांकन के संबंध में अगर उसको कोई डाउट लगता है तो उसकी विस्तृत जांच करनी चाहिए और जितने भी जरूरी फैक्ट हैं उनको अपनी रिपोर्ट में लिखना चाहिए। ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि रहते का मूल्यांकन उचित प्रकार से किया गया है नहीं। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि मूल्यांकन का आधार हर साल एक रूप रहना चाहिए। अगर मूल्यांकन के आधार में किसी प्रकार का चेंजेस हुआ है तो इस परिवर्तन से उत्पन्न परिणाम का उल्लेख अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में करना चाहिए। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि बैलेंस शीट में दिखाए गए स्टॉक के वैल्यूएशन पर ऑथराइज्ड जो अधिकारी है उसके सिग्नेचर हैं और मूल्यांकन प्रमाण पत्र भी उसके साथ लगाए गए हैं नहीं। ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि क्षतिग्रस्त और फैशन से बाहर माल में मूल्य पर उचित ह्रास की व्यवस्था कर ली गई है या नहीं। कंपनी एक्ट 1956 के पक्के चिट्ठे के भाग 1 की अनुसूची 6 में दिए गए निर्धारित फॉर्म के अनुसार अंकेक्षक को देखना चाहिए कि डिफरेंट टाइप के जैसे कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल और तैयार माल के मूल्यांकन में कौन सा मेथड अपनाया गया है। ऑडिटर को क्रय बही, विक्रय बही, माल वापसी बही, स्टॉक बही आदि की जांच करनी चाहिए ताकि इस बात का पता लग सके कि अंतिम खाते बनाते समय किए गए व्यवहारों का विवरण स्टॉक बही में लिखा गया है या नहीं। स्टॉक के वैल्यूएशन के संबंध में यदि ऑडिटर को किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो उसका उल्लेख ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में अवश्य करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।